बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। अच्छा। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो, पर प्रकृति तो देख रही है, अच्छा अच्छा। है ना? जी तो जी। ईश्वर तो देख ही रहे हैं, वरुण देवता तो देख ही रहे हैं, तो हमें निर्वस्त्र होके नहीं नहाना, यही परंपरा बंद की है भगवान ने। अच्छा। कहीं भी हो, एक खुले और में हो या बंद हो, निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। एक पता नहीं क्यों मुझे तो वो 7 दिन मूवी याद आ गई एकदम से। अगर आपको याद हो तो तो क्या क्या करेंगे रीजन उसमें हो फिर सकता है कपड़े कि क्या नहीं क्या है। मतलब कि टोटली मेरे ख्याल से लोग पहले बाहर ही नहाया करते थे, जैसे घाट पे नहाते हैं, तो इट्स मेक सेंस, टोटली मेक सेंस कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप पूरा निर्वस्त्र होकर के जो है वो नहीं नहाएंगे। बट इसमें कुछ और नहीं बोल सकते हम। ये वही वाली रील है कि बोले तो बोले, क्या करे तो करे क्या। बाबा जी ने चुप करा दिया हमको। बट सेम दूसरे बाबा जी ने कुछ और बोला है। शरीर पे ठंडा पानी डालने से गर्मी बहुत तेजी से आपके दिमाग में चढ़ेगी, जो नहीं होना चाहिए। योग संस्कृति में नहाने का मतलब हमेशा नदी में डुबकी लगाना होता था। तो इसे करने का दूसरा तरीका यह है कि आप सिर से पानी डालना शुरू करें हमेशा। जो लोग अपने बालों को गीला नहीं करना चाहते, कम से कम आप थोड़ा ठंडा पानी लेकर यहां गीला करें। यहां एक बिंदु होता है आपके कानों के सीध में, यहां इस बिंदु पर आप थोड़ा ठंडा पानी डालें, तुरंत आप देखेंगे कि आपके सिर वाले हिस्से में ठंडक आ जाएगी। उसके बाद आप सिर्फ शरीर से नहा सकते हैं, वरना हमेशा पानी डालने की शुरुआत आपके सिर से होनी चाहिए, शरीर से नहीं। पता ही है इसके साथ में इसमें ना इतनी पहले वो वाली रील भी कॉम्प्लिकेशन मैं है। कह रहा हूँ कि हम लोग क्योंकि जानते हैं, तो हम लोग पहले एक बार वो वाली रील भी लगा देते हैं, ताकि कंट्रास्ट जो है उसके ऊपर फिर कंबाइंड डिस्कशन जो है वो किया जा सकेगा। वही इसलिए कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि हाँ, ये तो कुछ और बोल रहे हैं और वो बिल्कुल हाँ, ऑपोजिट बोल रहे हैं। हाँ। ये ऑपोजिट क्या बोल रहे हैं? हम जब आजकल नहाने जाते हैं तो हमारे बाथरूम के अंदर शावर लगा है। हम शावर खोलते हैं, उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। पानी कहाँ जाता है? सबसे पहले हमारे सिर पे, फिर उसके बाद हमारे मध्य भाग पे और फिर हमारे पैरों पे। ये स्नान करने का गलत तरीका है। स्नान करने का सही तरीका क्या है? पहले जमाने में लोग कैसे स्नान करते थे? वो या तो नदियों में जाकर स्नान करते थे, तो सबसे पहले क्या होता था? पैर डाला जाता था, उसके बाद आपका मध्य भाग और उसके बाद आप अपना सर डालते थे। आप कभी भी ईश्वर को स्नान कराने की प्रक्रिया देख लीजिए। सबसे पहले उनके पैर धुलाए जाते हैं, फिर उनके हाथ धुलाए जाते हैं और फिर उसके बाद उनके मुख को धुलाया जाता है। यही नहाने का सही तरीका है। हमने जो ये उल्टी क्रिया करनी चालू कर दी है ना, सिर से पैर की तरफ नहाने की, ये हमारे जीवन में अनगिनत नेगेटिविटीज को उत्पन्न कर देता है। तो ये कंटेक्स्ट, और दोनों पार्टी में लोग बहुत हैं, ऐसे लोग भी पार्टी में बहुत हैं जो कि बोलते हैं कि सर से पानी डालिए, ऐसे भी हुँ। लोग हैं जो कि आप पाँव से। आप कैसे नहाते हैं? अरे इतनी सर्दी पड़ रही है ज़बरदस्त कि 10 बार सोचना पड़ता है नहाने से पहले। तो हम तो गर्म पानी से नहाते हैं बाल्टी में हाँ, मैं आराम गर्म। से बिल्कुल हुँ। और अब सर ये आपने कितनी पते की बात करी कि आपने ये बोल दिया कि मैं गर्म पानी से नहाता हूँ। अभी तक ये बात जितनी भी हो रही थी, जैसे सद्गुरु भी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में बोल रहे थे, तो बोल रहे थे कि यहाँ पर आप ठंडा करें, मतलब कि इस हुँ, टेम्परेचर को। लेकिन ये बात भूल गए ना कि इट्स रिलेटिव है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर वर्सेस जो एग्ज़ैक्ट पर्टिकुलर पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्योंकि अगर सर को ठंडा करने की ही बात है, तो फिर तो गर्म पानी नहीं डाल सकते, कि फिर तो ठंडा पानी ही डालना पड़ेगा, गर्म पानी तो वैसे भी बिल्कुल मतलब अलाउड ही नहीं होगा। मेरे को लगता है कि वो वाला पार्ट ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया नहा लो। ज़्यादा दिन नागा हुँ, मतलब ज़्यादा दिन मना और मत करो कि नहा लिया ये करो और कुछ-कुछ गरम दिन लगा की जगह करके। पे ना हाँ, ठंडे और गरम की जगह पे वो एब्सोल्यूट स्केल जो टेम्परेचर स्केल बहुत मुश्किल से बनाया गया है, क्योंकि 20 डिग्री का पानी आपको सर्दी में गरम लगेगा और गर्मी में ठंडा लगेगा, तो सेम चीज़ है। हमारे पास सही जो बोल रहे हैं। हमारी बॉडी टेम्परेचर ही चेक नहीं कर सकती ना, हमारी बॉडी तो केवल और केवल ये देख सकती है कि हमारी बॉडी से कितनी जल्दी से हीट कंडक्टिविटी कितनी अच्छी है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, केवल और केवल रादर देन कि उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और पानी का जो हमेशा से आइडियाज़ रहे हैं कि भाई आप चाहे वो जर्म थ्योरी से पहले का हो, चाहे उसके बाद का हो, चाहे वो शुरुआत आपने चाहे स्मेल से की हो कि एक वक्त के बाद आपकी बॉडी में स्मेल आने लगती है, तो यू फील लाइक कि अगर कोई व्यक्ति को नहीं भी पता है तो वो पानी में जा कर के एक बार हो आएगा तो फील फ्रेश और
कि साफ-साफ लगेगा उसको। लेकिन फिर जर्म थ्योरी के बाद से लेकिन अजीब पॉइंट ये भी है कि हमारा जो भी हम अपने शैम्पूज़, जो भी हम अपने साबुन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारा नॉर्मल माइक्रोबायोम एटलीस्ट डिस्टर्ब तो होता ही है। ये कहा नहीं जा सकता कि आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, कि अगर है, साबुन है, तो वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। होता है बट 100% नहीं हो सकता और वो वापस से रीइंस्टेट हो जाता है विदिन 12 टू 18 और आवर्स इसीलिए मैं मतलब कह अगर रहा आप हूँ मेरे को लगता है कि मेरे ज़्यादा गलत शब्द मैंने बोल दिया डिस्टर्ब नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं, इट्स लाइक पर्टर्ब होना उसका कि लाइक वो ऊपर-नीचे ज़रूर जाएगा अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो। वो चाहे आपके कीटाकोनाजोल के जैसे शैम्पूज़ भी आते हैं, तो वो आपके जो फंगल माइक्रोबायोटा है हमारे बॉडी का भी क्योंकि फंगस को हम अपने माइक्रोबायोम में उतना जल्दी कंसिडर नहीं करते हैं। और उससे बड़ी बात कि वो सारा का सारा सामान नदियों में जाता है और वही चीज़ें जो साबुन अलग-अलग तरीके की कोई भी ऐसी चीज़ जो कि किसी बबल को स्टेबलाइज़ करा सकती है, वही हम देखते हैं जब छठ पूजा चल रही होती है, तो चाहे वो केमिकल्स स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स का अगर का फैक्ट्री से निकल रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, तो उसके अंदर में इसी तरीके के मॉलिक्यूल जो बबल्स को स्टेबलाइज़ करा सकते हैं, वो फ्रॉथिंग जो है वो करवाते हैं नदियों के अंदर में और वही जो है छठ पूजा वगैरह पे हमको नज़र भी आती है। पर यही तो परंपरा ने पूरी नदियों का इकोसिस्टम डिस्टर्ब किया ना कि नदी में जाके नहाना हुँ। है। तो नदी में जाके नहा लिया आपने, पहले तो साबुन नहीं लगाते थे कोई नॉर्मली अधिकतर लोग। हाँ, बाद में जब साबुन की परंपरा चालू हुई कि साबुन भी वहीं पे जा रहा है, कपड़े भी वहीं पे साबुन धुल भी रहे हैं, सब वहीं कपड़े पे भी धो रहे हैं, वहीं तो पे धुल सारा रहे का हैं। सारा पॉल्यूटेंट फिर कि भई उसमें बायो वेस्ट भी उसी में डालना है कि मतलब सुबह-सुबह हल्के होने भी नदी में जा रहे हैं। तो ये सारी हाँ। चीज़ें कहाँ पे जा रही हैं? नदी के अंदर ही तो जा रही हैं। तो ये परंपरा ही मतलब कुछ हद तक नदियों के पॉल्यूट करने के पीछे रही है, कि जो पहले दूसरे देशों में खत्म हो गई है, अब मतलब हेवी फाइन्स हैं अगर करते भी हो तो, इंडिया में वो चालू है। तो वो चीज़ तो वैसे भी सेंस नहीं बनाती किसी चीज़ का। इतिहास में हमेशा से ही जो बेहतरीन नगर नगर बसे, वो हमेशा नदियों के किनारे ही बसे और वो जीवन लाइफ़लाइन जैसे आज की तारीख में हम अपनी ट्रेन को बोलते हैं, वैसे ही हमेशा से जो लाइफ़लाइन्स रही हैं, वो जितनी भी सभ्यताएँ बसी हैं, वो नदी के किनारे पर ही बसी हैं। काशी भी उन्हीं पर्टिकुलर शुरुआती शहरों में से रहा, जिसमें ह नदी के किनारे उसकी सभ्यता रही। लेकिन जब एक बार पॉपुलेशन का लोड मतलब पिछले 100 सालों, 200 सालों में पॉपुलेशन का लोड इतना ज़्यादा हो गया कि अगर मतलब एक 10% या 5% लोग भी अगर साबुन और जिस तरीके की भीड़ अगर ऑर्गेनिक मैटर उसके में उसमें जाएगा, तो अब उसके बस की नहीं है उस चीज़ को हैंडल कर हुँ। पाना। अगर पहले अगर उसके पत्ते के दीपक वगैरह भी इस्तेमाल कर लेते थे, तो वो रिसाइक्लिंग में आ जाता था, ना उतने लोग उसको इतना फेंका करते थे और मटेरियल भी मेरे ख़्याल में उस तरीके के नहीं एक्ज़िस्ट करा करते होंगे, जिस तरीके के आज हम इस्तेमाल कर लेते हैं। चाहे वो हुँ। गणपति विसर्जन में पहले केवल और केवल अगर माटी की मूर्ति बना कर के आप विसर्जित कर देते तो वो शून्य है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज अगर आप उसके ऊपर ऑर्नामेंट्स लगा के, पेंट लगा कर के और ये सारी चीज़ें लगा कर के और इतने सारे लोग अगर उसके अंदर में नदी के अंदर में वो चीज़ जाएगी। क्योंकि यही होता है ना कि जो लोगों के पास समुद्र नहीं होता है, दिल्ली के जैसे लोग हैं, तो दिल्ली के लोग का क्या करते हैं? दिल्ली के लोग नदियों का इस्तेमाल करते हैं विसर्जन के लिए, समुद्र का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं पर इसमें इसमें वही कॉन्सेप्ट है ना ज़्यादा साइंस में जाएँ तो बीओडी रिमूवल का कॉन्सेप्ट है कि हुँ, कितनी जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज़ किया जा रहा है, तो उसकी भी एक लिमिट है नदी के इकोसिस्टम में, अगर बहुत ज़्यादा साइंस में ना घुसे तो। तो जितना ज़्यादा लोड आप डालते जाएँगे, उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता जाएगा और उसमें मिल जाएगा सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि जो ऐसी चीज़ है जो और भी ज़्यादा पॉल्यूट करती है। तो ज़्यादा हुँ। घुसने की जगह अगली रील में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ बोला जा रहा है कि टोरिंग पहने और उससे कुछ हो जाएगा। आप आज के ज़माने के अंदर आप देखो आईवीएफ सेंटर कितने खुल गए। उसका कारण क्या है? औरतों ने पाँव के अंदर बिछुए पहनने बंद कर दिए, पायल पहननी बंद कर दी। तो अब जो नहीं पहनती, भैया जाओ आईवीएफ सेंटर में और अपनी पीसीओडी का भी उपाय करवाओ और अपने और भी गायनी के अंदर हजार समस्याओं का इलाज करवाना ही पड़ेगा। और इन सब से छुटकारा चाहते हो तो पाँव के अंदर, उंगलियों के अंदर बिछुए पहन के देखो। और जिस भी औरत को बच्चा पैदा करने से संबंधित थोड़ी भी दिक्कत आ रही है ना, तो अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है उसके अंदर बिछुआ जरूर पहने ताकि उसका गायनी पोर्शन अच्छा हो। जय गुरुदेव! मस्त। तो हुँ। इन्होंने सारी गायनेकोलॉजी की बैंड बजा दी है बिल्कुल। तो सिंपल भाषा में देयर इज़ नो क्लिनिकल एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया कि कुछ टोरिंग पहनने से आपका कोई भी फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये आयुर्वेदा में और पुराने
कल्चरल प्रैक्टिसेस चली आ रही है कि पहन लो तो इससे दबाव पड़ेगा रिंग पर, सॉरी नर्व पर, पैर की जो यूट्रस तक जाती है, ऐसा माना जाता था, और वो यूट्रस तक दबी हुई रहेगी चीज़ तो वो ठीक रहेगी। जैसे माना जाता था कि जो रिंग फिंगर है उसकी जो वेन है वो हार्ट तक जाती है, तो आप रिंग फिंगर में अंगूठी पहनेंगे तो वो हार्ट आपका दबा हुआ रहेगा, बढ़िया एकदम अच्छी फीलिंग रहेगी। शरीर में तो ऐसा ये क्या है जहां से ब्लड वेसल वापस दिल तक न जाए? हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो और नस का भी अगर लोगे तो पूरा का पूरा इतना तगड़ा नेटवर्क है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कि हर जगह की चीज हर जगह जा ही रही है। और क्या देखें, 3-4 ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला कि पाँव कटने के बाद गलती से अगर किसी फीमेल का पाँव कट जाता है, क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 कि पहले भी इंडिया के अंदर में आईवीएफ सेंटर नहीं थे, अब खुल गए, ओके, एग्रीड। बाहर दूसरे देशों में भी पहले आईवीएफ सेंटर नहीं थे, अब खुल गए, एग्रीड। उसका रीज़न ये है ना कि पहले टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। अरे भाई, पूरा साइंटिफिक समझ एडवांसमेंट। जब टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो क्या दुकानें खुलेंगी और क्या क्या होगा? क्योंकि इंडिया में भी ये पहने जा रहे हैं, बाहर तो कोई ऐसी प्रथा है नहीं। और इंडिया में भी अगर आप देखें ना, तो इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि हम लोग जैसे कहते हैं ना, जो लोग काऊ बेल्ट में रह रहे हैं, तो उन लोगों को लगता है कि यही 4 स्टेट हैं, यही यहाँ पे जो प्रैक्टिसेज़ होती हैं, यही पूरा भारत है। यहाँ पर अगर प्रैक्टिस हो रहा है और यहाँ विश्व, पे अगर विश्व, गाय गाय पूरा का अगर विश्व सर। हाँ, विश्व को ले लीजिए, तो उनको यही लगता है कि यहाँ पर जो 4 लोग गाय को अगर मान्यता दे रहे हैं, तो पूरा विश्व दे। अगर यहाँ के लोग 4 लोग किसी पर्टिकुलर जैसे टोरिंग पहनना या बाकी किसी किसी चीज़ को मान्यता दे रहे हैं, तो बाकी पूरा विश्व भी दे। तो इस मेंटालिटी से भी बाहर शायद नहीं निकल पा रहे हैं कि भाई अभी तुम थोड़ा-सा दूर निकलोगे, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कोई ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। कहीं पर भी ये चीज़ें इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होती हों, कोई ज़रूरी नहीं है। बट इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मतलब फर्टिलिटी की अगर बात की जाए, जो गायनेकोलॉजी की बात की जाए, तो उसमें फर्टिलिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, वो आपकी जेनेटिक्स की वजह से हो सकते हैं, हार्मोन्स की वजह से हो सकते हैं, लाइफ़स्टाइल की वजह से हो सकते हैं, डाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कोई भी और मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकते हैं। तो उनका सबका एक इलाज वैसे भी टोरिंग नहीं हो सकती है, कॉमन सेंस है। वो हर कोई को समझ हुँ। जाना चाहिए वैसे भी। चलिए, ठीक है सर, मूविंग ऑन। एक और चीज़ जो इसी से रिलेटेड है। से स्टार्ट गोल्ड की तार ले ले, 2 गोल्ड की तारें थर्सडे से स्टार्ट करेंगे। उनको आग में तपाएं, जब वो प्रॉपर गर्म हो जाए दूध में डिप करें, फिर आग में तपाएं। ऐसे 15 से 20 बार डेली हस्बैंड वाइफ को वो 3 महीने तक मिल्क पीना है ना? अच्छा। आप देखो कैसे शुक्राणु आपके एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके नेचुरल बेबीज पैदा होने लग जाएंगे। तो ये सब कर सकते हैं। बिल्कुल सब कर सकते हैं, जिसकी भी बेबी नहीं हो रहे, और ये गारंटी है कि आपके बेबीज हो जाएंगे अगर ये ट्रीटमेंट करा। कितने कॉन्फिडेंस गारंटी, के साथ ये लोग फेंकते हैं ना, गारंटी हमारी, गारंटी, किस्मत गारंटी, तुम्हारी। गारंटी। तो सिंपल एक्टिवेट हो रहे हैं, शुक्राणु एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर इसमें भी उछाला जाए इस मतले को, तो सिंपल सी बात है। इसमें एक पेपर देख रहा था मैं, कि शुक्राणु तो नहीं बढ़ेंगे, बट अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गोल्डन नैनो पार्टिकल जब ब्लड में चली गई, तो उससे आरबीसी कम हो सकती है। ये एक पेपर है। शुक्राणु बढ़ने का कोई बढ़ने एविडेंस का तो नहीं, उन्होंने बातें नहीं की, उन्होंने बोला एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट हो जाएंगे। चलिए, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो फिर लेडी को क्यों पिला रहे हैं? उसमें तो शुक्राणु नहीं है, मस्त ना। है ना? उसको क्यों पिला उसका रहे हैं? एक्टिवेट, उसमें मतलब शुक्राणु आप एक्टिवेट पूछो होगी तो तो सही। प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। और दूसरी बात कि देयर इज नो लाइक एनी फंक्शन ऑफ गोल्ड इन आवर बॉडी, वो जैसे जाएगा वैसे ही बाहर निकल जाएगा। तो यू आर मेकिंग योर पूप एक्सपेंसिव, जैसे हमने लास्ट के आई थिंक रील में भी बात की थी, लास्ट के एपिसोड में। तो यही वाली बात है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मतलब इसमें मैं जब भी इस तरह की कोई स्यूडो साइंस की रील देखता हूँ, कि इन लोगों को, कि कितना कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बोलते हैं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो हम लोगों के उसमें भी नहीं है, कि हम लोग जब बात करते हैं तो कहते हैं शायद ऐसा हो सकता है, शायद नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस ये चाहिए लाइफ। इसका एक एक चीज़ एक और मेरे को ना याद आ रहा है हल्का सा। ऐसे बचपन में हम सवाल पूछते थे ना कि भैया भगवान को आपने भोग लगा दिया तो भगवान ने तो खाया नहीं। तो कई लोगों ने इसका ये सेम जवाब दिया था, बोले थे कि जैसे आप फूल चढ़ाते हैं भगवान को, तो फूल का वज़न तो कम नहीं होता, लेकिन आप देखें कि उसकी खुशबू जिस तरीके से आप ले लेते हैं, वो उस तरीके से मतलब कि भगवान ने वो खाना भी जो है वो ले लिया है। मगर आज की तारीख में क्योंकि हमारे पास इस लेवल पर इक्विपमेंट्स मौजूद है कि हम लिटरली, क्योंकि अगर उससे एटम या मॉलिक्यूल निकल के जा रहा है, तो हम लिटरली वी कैन कैलकुलेट कि इसका वज़न कितना कम हुआ है। उसी तरीके से अगर पहले लोग बोला करते थे कि भई ये सोना है, चाँदी है, इसकी पावर जो है इसके अंदर में आ जाएगी, जो कि अभी भी चल रहा है। होम्योपैथी का जो पूरा का पूरा बेसिक
फाउंडेशन, वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल है कि वो पानी जो है उस पर्टिकुलर चीज़ की मेमोरी मेमोरी वो ले लेता है और उसके ज़रिए आपको ट्रीट करता है। बट देयर इज़ नो एविडेंस फॉर इट। इतना ही बोला जा सकता है फिलहाल तो। बट ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो खाते रहिए, लाइक इफ यू कैन अफोर्ड इट, सोना चांदी हाँ, च्यवनप्राश ये टाइप चीज़। की चीजें खाते वो रहिए, चाहे मजा आएगा। स्वर्ण स्वर्ण भस्म हो, सोना चांदी हाँ, च्यवनप्राश हो, ये मतलब एक वो लेकर के आता है ना ऑथेंटिसिटी कि भई ऑथेंटिसिटी क्या है कि मतलब जो चीज़ महँगी होती है, वो चीज़ लाइक इट इज़ लाइक ह आप हम लोगों को लग रहा होगा कि यार ये अंधविश्वासी कर रहे हैं। ये हम लोग भी कर रहे हैं, बस हमारा थोड़ा वर्ज़न अलग है। जिस तरीके से पहले के लोग सोना-चांदी को बोल करके एक इस चीज़ पे विश्वास दिला पाते थे लोगों को कि हाँ, इट विल वर्क, क्योंकि लोगों का परसेप्शन इससे जुड़ा हुआ था कि क्योंकि ये महँगी है, सो इट इज़ बेटर। लाइक इट विल इफ लाइक इसका कुछ इफ़ेक्ट होगा। उसी तरीके से आज की तारीख में भी आप कर सकते हैं। आप किसी को बस बढ़िया से शोरूम में ले जाइए और कुछ बढ़िया सा मतलब बेकार सा जूता दिखाइए और बोलिए कि इतने ₹1000 ₹30,000 का लोग देंगे। या फिर आप कोई इसके इतने ज़्यादा पेपर्स हैं कि आप घटिया सी वाइन बेहतरीन ग्लास में बेहतरीन एनवायरनमेंट में पिलाइए, पता ही नहीं लगा सकता कोई। कोई खाना यहाँ तक कि आपकी प्लेट भारी है कि हल्की है, केवल और केवल इसके बेसिस पे आप खाने को जज कर लेंगे कि ये खाना किस कैटेगरी का है। एम्बियंस, कलर, यहाँ तक कि कलर जो हमारे मग्स होते हैं, तो उसमें जो अगर रेड कलर का मग है, तो वो रेड कलर का मग आपको थोड़ा-सा स्वीटनेस की तरफ उस चीज़ को ज़्यादा फ़ील वो कर सकता है। लेकिन सबके इसमें साइंटिफिक बैकिंग अप है। जैसे न्यूट्रिशन की जो बात की जाती है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि ब्लू प्लेट में खाना खाओगे तो अनएपेटाइजिंग हो जाएगा थोड़ा-सा। वो क्या है, आपकी हुँ, एपेटाइट को थोड़ा कम कर देगा। तो उसके पीछे तो ख़ैर साइकोलॉजिकल रीज़न है, बट ये जो हुँ, वाली बात है ब्रांड और एवरीथिंग, वो कहावतें भी बना रखी हैं लोगों ने कि सस्ता रोए बार-बार और महँगा रोए हुँ। एक बार। कि एक बार हाँ। रोएगा, महँगा खरीदेगा तो सस्ता खरीदेगा तो बार-बार रोएगा। इट इट एक्चुअली इज़ ट्रू इन अ वे, बट ब्रांड का कोई वैल्यू वैसे भी आम जनता में नहीं है। एक न्यूज़ देख रहा था मैं, जिसमें एलवी या कोई बहुत बहुत जो लग्ज़री ब्रांड है, उसकी एक फैक्ट्री पकड़ी गई साहब, मतलब लॉस एंजेलिस में। तो उसकी फैक्ट्री में वो बैग बन रहे थे जो 40-40 हुँ, हुँ। 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के बेचे जाते हैं। तो जब पता चला ना उस फैक्ट्री में जब बन डॉलर। रहे थे, हाँ, हाँ। हाँ, डॉलर डॉलर नॉट रुपीज़। तो उसको जब फैक्ट्री में पकड़ा गया ना, तो हर हर ब्रांड क्या है, किसी न किसी से वो थर्ड पार्टी से बनवाता है, मतलब कि खुद नहीं बनाता कभी भी। तो जिससे वो बिल्कुल, बनवा रहा बिल्कुल। था, वो उसको $3-4 दे रहा था अपने वर्कर्स को, और उसकी जो टोटल कॉस्ट थी वो टोटल में $20-30 थी, जिसको आप उसको 100 गुना, 1000 गुना करके बेच रहे हो। उस एक्चुअल बैग की कॉस्ट, जो लग्ज़री ब्रांड में बेचा जा रहा है। तो आप देख लीजिए आप क्या खरीद रहे हैं बेसिकली ब्रांड के नाम पर। आपका अच्छे से काटा जा रहा है। तो ये वाली बात है। ट्रू। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल और यहाँ तक देख रहे हैं, तो फिर अच्छी बात पाप नहीं है है। ये। महापाप। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, मतलब एक जना एक ही बार कर सकता है, अनलाइक हो जाएगा अदरवाइज़ तो एक बार लाइक करना है और एक बार सब्सक्राइब बटन दबाना है। उसके अलावा बाकी आपकी मर्ज़ी। ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो मेंबरशिप ले लीजिए। मेंबरशिप लाइव हो चुकी है हमारी, और कुछ मेंबर बन गए हैं। जैसे ही एक थ्रेशोल्ड नंबर आ जाएगा, वैसे ही हम मेंबर ओनली कंटेंट भी डालेंगे। बहुत बेहतरीन मज़े करेंगे, लाइव भी जाएँगे मेंबर ओनली लाइव में। तो मज़ा आने वाला है बहुत। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ़ एक कप ऑफ कॉफ़ी से भी कम मंथली आपको देना है उसका, और कॉफ़ी नहीं पिएँगे एक बार तो चलेगा, बट प्लीज़ मेंबरशिप लीजिए। थैंक यू। और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी भाई न्यू लोगों। ईयर! अरे हैप्पी न्यू हाँ, बस ईयर! 27 तारीख हो गई ना, अब बस हाँ, आज जब लोगों हम को रिकॉर्ड जब कर भी रहे हैं। आएगी तब तक हो ही जाएगा ना न्यू ईयर। हाँ, तो अपना ध्यान रखिए, नए साल में मिलेंगे। नए साल। थैंक यू। हो सकता है नए साल में मिल रहा हूँ। और मिलेंगे ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक ध्यान के रखिए लिए अपना और ख़्याल रखिए। बाय बाय।